हेलो बच्चों, आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है ग्रेविटेशन। ठीक है, ये टर्म टू के सिलेबस का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और ये चैप्टर इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये चैप्टर बहुत आसान है और आप चाहें तो इसमें फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। अगर आप इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ लें तो इसमें फुल मार्क स्कोर करना बहुत ही आसान है। इस चैप्टर में, इस वीडियो में हम हर एक टॉपिक को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। हर एक एग्जाम्पल को एक्सप्लेन किया जाएगा और जो भी इसके नोट्स होंगे वो नोट्स भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल को विजिट कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ठीक है, तो इसी के साथ हम ये चैप्टर चालू करते हैं। तो सोलर सिस्टम के बारे में आपने पढ़ा होगा, है कि नहीं? सबने अब तक सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ा होगा। तो यहाँ मेरा आपसे ये सवाल है कि ये सारे जो प्लैनेट्स हैं, ठीक है, ये सन के गोल ही क्यों रिवॉल्व करते हैं? यानी कि ऐसा क्यों नहीं होता कि ये प्लैनेट स्ट्रेट लाइन में ऐसे सीधी सीधी ट्रेवल करें, पर ये गोल ही क्यों करते हैं? तो ये सवाल है, ठीक है। और इस सवाल का जवाब जानने के लिए देखते हैं ये डायग्राम। तो इस डायग्राम में देखिए कि ये जो बच्चा है ये रस्सी के थ्रू, यानी कि रोप या थ्रेड के थ्रू एक पत्थर को यहाँ पे बांध रखा है और उसे गोल गोल रोटेट कर रहा है। अब ये रस्सी, अगर ये बच्चा ये रस्सी छोड़ दे यहाँ से तो क्या होगा? अगर ये छोड़ देगा तो ये पत्थर सीधी डायरेक्शन में ट्रेवल करने लगेगा, यानी कि इधर की तरफ आने लगेगा, है कि नहीं? तो सर्कुलर मोशन में ये क्यों ट्रेवल कर रहा है? क्योंकि सेंटर से एक फोर्स लग रहा है, इस पे सेंटर से एक फोर्स लग रहा है, ठीक है, इस रस्सी के थ्रू, ठीक है। पर ऐसा कोई रस्सी नहीं होता। देखिए, अगर इसमें देखें तो ऐसा कोई धागा नहीं होता, पर फोर्स जरूर यहाँ भी लग रहा होता है। इस केस में भी फोर्स लग रहा होता है, ठीक है। तो ऐसे केस में जब एक बॉडी सर्कुलर मोशन में ट्रेवल कर रही हो तो उस पे सेंटर से कोई ना कोई फोर्स लग रहा होता है। अगर एक बॉडी सर्कुलर मोशन में हो, अगर एक बॉडी सर्कुलर मोशन में हो तो उस पे कोई ना कोई फोर्स एक्ट कर रहा होता है, ठीक है। कहाँ से? सेंटर से। और ऐसे फोर्स को हम नाम देते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इसी के साथ हम आते हैं इंट्रोडक्शन, जो अपने बुक का एनसीईआरटी का इंट्रोडक्शन है। तो इंट्रोडक्शन में ये बताया गया है कि जो अर्थ है वो बाकी प्लैनेट्स के साथ सन के अराउंड रिवॉल्व करता है। ये हमने देखा। मून जो है वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है। पर ये सब करते क्यों हैं रिवॉल्व? राउंड रिवॉल्व क्यों करते हैं, यानी कि सर्कुलर मोशन में ही क्यों रिवॉल्व करते हैं? उसका एक ही आंसर है, जो है सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ आपको कि जो फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी डेट इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ। एक सर्कुलर पाथ में अगर बॉडी मूव कर रही है और उस पर कोई फोर्स लग रहा है तो उस फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा सेंटर से लगता है, ठीक है, ओके। विदाउट सेंट्रीपिटल फोर्स अ बॉडी कैनॉट, या फिर ऑब्जेक्ट कैनॉट मूव इन ए सर्कुलर पाथ। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होगा किसी भी ऑब्जेक्ट में तो वो ऑब्जेक्ट जो है कभी भी सर्कुलर पाथ में ट्रेवल नहीं करेगा। मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पे और ये ट्रेवल करना चाहता है, यानी कि मोशन में है, तो अगर कोई सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंटर से इस पे फोर्स नहीं लगेगा तो ये हमेशा, अगर फोर्स नहीं लगेगा तो ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा। यानी कि सर्कुलर मोशन में ट्रेवल करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होता है, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है विदाउट सेंट्रीफ्यूगल। अच्छा, ये तो हमने कर लिया। नोट करने वाली बात यह है, यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट बात सर्कुलर मोशन के रिगार्डिंग, कि सर्कुलर मोशन कीप चेंजिंग इट्स डायरेक्शन एंड वेलोसिटी। जो सर्कुलर मोशन होता है वो हमेशा अपना सर्कुलर मोशन जो होता है हमेशा अपना डायरेक्शन और वेलोसिटी चेंज करते रहता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, जैसे ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो यहाँ पे इसका डायरेक्शन ये होगा। अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ जाए तो इसका डायरेक्शन ये होगा। ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ जाए तो ये होगा। ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ जाए तो ये होगा। यानी कि हर जगह ये अपनी डायरेक्शन चेंज करता है। तो सर्कुलर मोशन में कोई भी अगर ऑब्जेक्ट हो तो हर एक पॉइंट पे अपना वो डायरेक्शन चेंज करता है। और अगर डायरेक्शन चेंज होती है तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी भी चेंज होती है। अगर आपको डिफरेंस पता है वेलोसिटी और स्पीड के बीच में, स्पीड क्या होती है? स्पीड होती है गति, ठीक है, पर इस स्पीड को डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं होता। वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी भी होती है स्पीड ही, पर वेलोसिटी डायरेक्शन के साथ चेंज होती है। ठीक है, जैसे डायरेक्शन बदलेगा वैसे वेलोसिटी बदलती है। तो इस वजह से कहा गया है कि जब भी एक बॉडी सर्कुलर मोशन में होगी वो अपना डायरेक्शन और वेलोसिटी हमेशा चेंज करेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है न्यूटन्स का ऑब्जर्वेशन। अब हमें इस चैप्टर में जो पढ़ना है वो है ग्रेविटेशन फोर्स, ठीक है, या फिर ग्रेविटेशन। तो आखिर ये ग्रेविटेशन किसने दिया और कैसे दिया, उन्हें कैसे पता चला कि ग्रेविटेशन फोर्स कुछ होता है। ठीक है, तो ये न्यूटन के ऑब्जर्वेशन से, न्यूटन एक दिन क्या हुआ था कि न्यूटन एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, एप्पल के पेड़ के नीचे। तो उन्होंने ऐसा पाया कि जो एप्पल है वो नीचे की तरफ गिरा। ठीक है, तो उनके मन में ये सवाल आया कि एप्पल जो है ऊपर की तरफ क्यों नहीं गया, नीचे की तरफ क्यों गिरा। तो इसका जवाब हमें सबको पता है कि एप्पल पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी, यानी कि ग्रेविटी का फोर्स लगता है जो धरती लगाती है, इस वजह से एप्पल धरती की तरफ गिरा। तो इसके बाद उन्होंने सोचा कि अगर एप्पल पे धरती फोर्स लगाती है, ये हो गया एप्पल और ये हो गया अर्थ, तो अगर एप्पल पे हमारी जो अर्थ है ये फोर्स लगाती है नीचे की तरफ टानने के लिए, तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक इस पे इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स एप्पल भी लगा रहा होगा। ठीक है, धरती अगर लगाती है फोर्स तो एप्पल भी उतना ही फोर्स लगा रहा होगा, है कि नहीं। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि एवरी एक्शन हैज़ एन ऑपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन। तो यहाँ एक्शन क्या है कि धरती फोर्स लगा रही है एप्पल पे, तो रिएक्शन क्या होगा, एप्पल भी उतना ही फोर्स लगाएगा धरती पे। तो इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि हाँ, जो एप्पल है वो भी धरती को अट्रैक्ट करता है। जैसे धरती एप्पल को अपने तरफ अट्रैक्ट करती है, वैसे एप्पल भी धरती को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। पर क्योंकि अर्थ का जो मास है, जो धरती का मास है, वो बहुत बड़ा है कि नहीं। एप्पल का मास तो इतना छोटा है, पर धरती तो बहुत बड़ी है। इस वजह से एप्पल धरती की ओर खींचा चला आता है और धरती एप्पल की ओर नहीं जा पाती। ठीक है, क्योंकि धरती का मास बहुत बड़ा है और एप्पल का मास छोटा है। ठीक है, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि दो बच्चे हैं, एक छोटा बच्चा है और एक बड़ा बच्चा है। इन दोनों ने रस्सी से टान रहा है, तो ये बच्चा इस पे फोर्स लगा रहा है और ये भी इस पे फोर्स लगा रहा है। तो क्या होगा फाइनल रिजल्ट कि ये बच्चा इस तरफ आ जाएगा और ये जीत जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका मास बहुत बड़ा है। ठीक है, मास भी बड़ा है और ये फोर्स भी ज़्यादा लगा रहा है। ठीक है, इस वजह से एप्पल जो है वो धरती की तरफ आकर्षित होती है। तो जब इन्होंने कहा कि हाँ एप्पल भी फोर्स लगाता है, तो उससे उन्होंने कुछ चीज़ सजेस्ट की, यानी कि बताया हम लोगों को। क्या बताया कि ऑल ऑब्जेक्ट्स इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर।
दुनिया में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्ट मतलब एक खुद की तरफ खींचने की कोशिश करते हैं, भले उनमें मोशन ना हो। जैसे मान लीजिए कि ये अर्थ है और ये सन है, तो ये सन हमेशा अर्थ को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है और ये अर्थ भी सन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। यानी कि हमेशा दो ऑब्जेक्ट अगर होते हैं तो वो एक दूसरे पे फोर्स लगाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट मान लीजिए, जैसे आप अभी मोबाइल हाथ में लेके बैठे होगे, ठीक है, मान लीजिए मोबाइल यहाँ है, आप यहाँ हो, तो भले ही ये मोबाइल आपकी तरफ खींचा नहीं चला आ रहा है, पर आपके शरीर से इस मोबाइल पे कुछ अमाउंट ऑफ फोर्स लग रहा होगा, ठीक है, और इस मोबाइल से भी आपके शरीर पे कुछ अमाउंट ऑफ फोर्स लग रहा होगा। कोई भी ऑब्जेक्ट दुनिया में, कोई भी ऑब्जेक्ट, यानी कि यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट अगर आप रख दो, एक ऑब्जेक्ट रख दो यहाँ, एक ऑब्जेक्ट रख दो यहाँ, तो ये ऑब्जेक्ट इस पर फोर्स लगाएगा और ये भी इस पर फोर्स लगाएगा, और ये दोनों क्या कोशिश करेंगे, एक दूसरे को अपने तरफ खींचने की कोशिश, ठीक है। तो इस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। जो फोर्स लगता है दो ऑब्जेक्ट के बीच में, उसको क्या बोला जाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। आगे बढ़ते हैं। अब हमें ये पता चल गया कि दो ऑब्जेक्ट है तो उनके बीच ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, पर हमें ये नहीं पता है कि मान लीजिए कि ये एक ऑब्जेक्ट है, ये हो गया मून अपना, ये हो गया अर्थ, तो इनके बीच में फोर्स तो लग रहा है, हमें पता चल गया, क्योंकि हर एक बॉडी के बीच में, मतलब हर दो बॉडीज़ के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, जिसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, ये हमें पता है। पर अगर कोई बोल दे कि अर्थ और मून के बीच में कितना फोर्स लगता है ये बताइए, तो आप नहीं बता पाएंगे, क्योंकि ये बात हमें नहीं पता है। तो इसी को बताने के लिए न्यूटन ने एक लॉ दिया जिसे बोला गया यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इससे क्या होगा कि इससे हम ये निकाल पाएंगे कि कितने दो ऑब्जेक्ट के बीच में कितना फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो क्या कहा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ने, न्यूटन ने कहा कि एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर। जो भी ऑब्जेक्ट है इस दुनिया में वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, यानी कि आपस में खींचने की कोशिश करती है। और ये जो फोर्स होता है वो कितना होता है, यहाँ से चालू कर रहे हैं कि कितना होता है। पहली बात, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, ठीक है। जैसे ये है एक ऑब्जेक्ट, ये है दूसरा, तो इसका मास दे देते हैं m, इसका मास दे देते हैं छोटा m, ठीक है। मास अभी आप रफली ये भी समझ सकते हैं कि मास इसका वजन हो सकता है, ठीक है। तो अभी के लिए मास इसका वजन, यानी कि ये कितने किलो का है और ये कितने किलो का है, ये बताया जा रहा है कि मास होगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि फोर्स जो होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहे हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, m इंटू m के। अब इसका मतलब क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है अगर आप मास इंक्रीज करोगे, यानी कि मास को बढ़ाओगे, तो फोर्स भी अपने आप बढ़ जाएगा। जैसे ये छोटा ऑब्जेक्ट था, मान लीजिए अभी के लिए यहाँ 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा था, ठीक है। अभी कितना लग रहा था, 5 न्यूटन ऑफ फोर्स। तो अगर इस बॉडी को हम बड़ा कर दें और भी, तो अपने आप ये जो फोर्स लग रहा था वो भी बढ़ जाएगा, यानी कि ये 6 या 7 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या पता चला हमें कि जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनका मास अगर इंक्रीज होता है तो फोर्स भी इंक्रीज होता है, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, फोर्स, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है
कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ये जो फोर्स है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किस चीज़ के, इनके बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर। तो इनके बीच का अगर डिस्टेंस देखें तो डी होगा। अब जो फोर्स होता है वो बोला गया है कि फोर्स जो होता है वो इन्वर्सली, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लिखने के लिए हमेशा हमें 1 ऊपर रखना पड़ता है, ठीक है। और डी का स्क्वायर यानी कि जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर जब करोगे आप तो उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि डिस्टेंस अगर आप इंक्रीज करोगे, बढ़ाओगे, तो फोर्स घटेगा। क्या होगा, अगर डिस्टेंस इंक्रीज करोगे तो फोर्स कम होगा और डिस्टेंस डिक्रीज करोगे तो फोर्स बढ़ेगा। यानी कि उल्टा रिलेशन है इनके बीच में, ठीक है। एक को बढ़ाओगे तो दूसरा घटेगा, ठीक है, और एक को घटाओगे तो दूसरा बढ़ेगा, ठीक है। ऐसे रिलेशन को हम बोलते हैं इन्वर्स रिलेशन, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है, ठीक है। तो इसको अगर हमें मैथमेटिकली लिखना हो, जो ऑलरेडी मैंने करके दिखाया अभी आपको, ठीक है, तो उसे हम कैसे लिखें वो और डिटेल में आगे पढ़ लेते हैं। तो जो यूनिवर्सल लॉ उन्होंने दिया उसके लिए मान लीजिए उसको मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन करना है अब हमें, ठीक है, उसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन करना है। तो लेट ऑब्जेक्ट ए एंड बी ऑफ मासेस m एंड m लाई ऑन ए डिस्टेंस d। क्या बोला गया कि एक ऑब्जेक्ट ले लीजिए a जिसका मास है m, दूसरा ऑब्जेक्ट ले लीजिए b जिसका मास है छोटा m, और उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो है d, ठीक है। तो और इनके बीच जो फोर्स लग रहा है, लेट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बी F, जो फोर्स लगेगा इनके बीच उसका नाम हम रख देते हैं F। तो अब इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है, हमें पता है कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है, उसके हिसाब से हम इसका मैथमेटिकल डेराइवेशन करेंगे। बाय लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट, फर्स्ट लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फर्स्ट पार्ट क्या कहता है कि फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। ये मैंने करके दिखाया था आपको। तो F इज प्रोपोर्शनल, ये जो साइन होता है ये प्रोपोर्शनल का साइन होता है, तो F इज प्रोपोर्शनल। ओके, ये पहला स्टेटमेंट बन गया। दूसरा स्टेटमेंट, द फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो उनके बीच का स्क्वायर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के लिए क्या करते हैं, 1 ऊपर और d का स्क्वायर। तो क्या लिखा हमने, फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d स्क्वायर। ये क्या हो गया अपना इक्वेशन 2। अब जब दोनों इक्वेशन को हम एक साथ लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक है, तो दोनों को जब आप एक साथ लिखोगे तो क्या लिखोगे, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली जिसके था उसको ऊपर लिखेंगे, तो ये था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m इंटू m, और इन्वर्सली जिसके था वो आ जाएगा नीचे, तो ये क्या हो जाएगा d स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा कि f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू m डिवाइडेड बाई d स्क्वायर, ठीक है। तो ये लिख लेंगे, तो ये ऑलरेडी यहाँ पे देखिए लिखा गया है। इसके बाद देखिए एक चेंज किया गया है कि ये जो प्रोपोर्शनल का साइन है उसको इक्वल से रिप्लेस कर दिया गया, ठीक है। प्रोपोर्शनल के साइन को इक्वल से रिप्लेस कर दिया गया, और जब भी हम प्रोपोर्शनल साइन को इक्वल साइन से रिप्लेस करते हैं ना, तो वहाँ पे एक कांस्टेंट वैल्यू आता है। क्या वैल्यू आता है, कांस्टेंट वैल्यू। जैसे क्या था, F इज प्रोपोर्शनल टू m इंटू m बाई d स्क्वायर। अब मैं अगर इसमें से इसको हटाना चाहता हूँ प्रोपोर्शन को और इक्वल में लिखना चाहता हूँ, तो F इज इक्वल टू g इंटू m इंटू m बाई d स्क्वायर, ये होगा, ठीक है। और ये ऐसा क्यों होगा, क्योंकि g जो है ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। यानी कि मैंने बोला ना, जब भी आपको प्रोपोर्शनल साइन को हटाना है और इक्वल को लगाना है तो एक कांस्टेंट वैल्यू आता है, ठीक है। तो इस केस में कांस्टेंट वैल्यू जो आता है उसका नाम क्या दिया गया है, उसका नाम दिया गया है g, और इसे
यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी, इसे यूनिवर्सल, 1 मिनट, इसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी कहा जाता है। ठीक है, तो आपको याद रहेगा ये कि जब भी हम इक्वल साइन को रिप्लेस करते हैं तो एक वैल्यू आती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारा जो फाइनल फॉर्मूला निकला है वो है ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, और अगर आपसे कोई फोर्स का ये पूछ दे कि फोर्स का यूनिट क्या है, तो देखिए किसी का भी यूनिट अगर आपको निकालना हो ना तो बहुत आसान होता है अगर आपको फॉर्मूला पता है। तो इसी फॉर्मूले से मैं इसका यूनिट निकालता हूँ कि ग्रेविटेशनल फोर्स का यूनिट क्या है। तो फर्स्ट लेटर इसमें क्या है, जी, तो जी के जगह पे हम जी का यूनिट लिखेंगे। ठीक है, तो F इज इक्वल टू, जी के जगह पे जी का यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई केजी, सॉरी, जी का यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई केजी स्क्वायर। ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये भी यूनिट कैसे निकलता है ये आगे हम पढ़ेंगे कि जी का यूनिट जो है वो कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो न्यूटन मीटर इंटू न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई केजी स्क्वायर, और उसके बाद क्या है m इंटू एम, मास का यूनिट होता है केजी। ठीक है, तो केजी इंटू केजी यानी कि केजी स्क्वायर, और नीचे डिवाइडेड बाई है डी का स्क्वायर फॉर्मूला में, तो डी के स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे, डी के स्क्वायर की जगह डी क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस हम क्या, डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर, तो उसको हम रिप्लेस कर देंगे मीटर से, तो क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। अब देखिए केजी से केजी कट हो जाएगा, केजी स्क्वायर से केजी स्क्वायर, एन मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर, तो यूनिट क्या बचा, न्यूटन, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स का जो यूनिट है वो क्या होता है, न्यूटन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है कि जी का वैल्यू कैसे निकालें। ठीक है, वैल्यू और यूनिट ऑफ जी दोनों, वैल्यू एंड यूनिट ऑफ जी। तो जब भी आपको बोला जाए कि वैल्यू या यूनिट ऑफ जी निकालें, तो आपको पता है कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहाँ होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स के फॉर्मूले में। तो सबसे पहले हमें उस फॉर्मूले को लिखना पड़ेगा, तो हमने लिखा फोर्स इज इक्वल टू जी इंटू एम बाई डी स्क्वायर। ठीक है, अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे आपके लिए लिख दूँ फोर्स इज इक्वल टू जी इंटू एम बाई डी स्क्वायर, पर हमें यहाँ से फोर्स का वैल्यू तो नहीं चाहिए था, हमें किसका वैल्यू चाहिए, जी का वैल्यू चाहिए। अगर आपको जी का वैल्यू चाहिए तो जी को अकेला करना पड़ेगा, यानी कि अकेले होना चाहिए जी, सिंगल। ठीक है, तो जी को हम अकेले करेंगे, तो जी को मानिए कि इस साइड जी को अकेले कर देते हैं, तो इधर से ये डी जो है इस साइड भेजना पड़ेगा, तो डी जब इधर से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, एफ इंटू, सॉरी 1 मिनट, तो यहाँ से जो डी स्क्वायर है दूसरे साइड भेजना पड़ेगा जी को अकेले करने के लिए, है कि नहीं, तो डी स्क्वायर नीचे है यहाँ पे डिवीजन में, तो इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई एफ इंटू डी स्क्वायर। ठीक है, अभी तक समझ में आ रहा है। और इसके बाद जी को अकेले करने के लिए ये भी तो भेजना पड़ेगा दूसरे साइड, तो इसको आप दूसरे साइड भेजोगे तो ये ऊपर था तो ये कहाँ चला जाएगा, नीचे, डेट इज एम इंटू एम, तो ये बन जाएगा जी का फॉर्मूला। देखिए यही है कि नहीं, एफ इंटू डी स्क्वायर बाई एम इंटू एम, तो ये हो गया जी का फॉर्मूला। ठीक है, और जी का फॉर्मूला के बेसिस पे, ठीक है, जी का जो फॉर्मूला निकल गया कि जी का फॉर्मूला क्या होगा, तो इसके बेसिस पे एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने जी का वैल्यू निकाला। ठीक है, उनका नाम था हेनरी कैवेंडिश ने जी का वैल्यू निकाला, और जी का वैल्यू आया कितना, 6.673 इंटू 10⁻⁻11। ठीक है,
6.67 इंटू 10⁻⁻11। किसका वैल्यू आया? जी का। किसने निकाला? हेनरी कैवेंडिश नाम के साइंटिस्ट ने। ठीक है। और ये जो जी का वैल्यू, हमें तो पता है कि जी का वैल्यू, जी क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यानी कि जी का वैल्यू हमेशा यही रहता है। ठीक है, जी का वैल्यू हमेशा ही यही रहता है, हमेशा सेम। ठीक है। अब मैंने बताया था कि जी का यूनिट भी मैं आपको निकालना सिखाऊंगा, तो जी का यूनिट मैं आपको यहाँ से निकाल के दिखाता हूँ। किसी का भी यूनिट जानने के लिए हमें उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो जी का फॉर्मूला क्या है? ये। अब फॉर्मूले में हम सबका यूनिट पुट करेंगे तो जी का अपने आप निकल जाएगा। जैसे जी इज इक्वल टू, एफ का होता है न्यूटन, एफ के बाद क्या है? इंटू डी, डी स्क्वायर का होता है एम स्क्वायर, है ये नहीं? डी क्या है? डिस्टेंस, डिस्टेंस को हम मापते हैं मीटर में। और उसके बाद है डिवाइडेड बाई एम इंटू एम, यानी कि के जी इंटू के जी, जो क्या हो जाएगा? के जी स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या बना? न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई के जी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई के जी स्क्वायर। ये रहा उसका यूनिट। इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर को -2 भी लिखा जाता है। ठीक है। अगर आप इस पे माइनस लगा देते हैं तो जो नीचे वाला वैल्यू है वो ऊपर आ जाता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे जो ये एग्जाम्पल दिया गया है, ये इसलिए दिया गया है ताकि हम कैलकुलेट कर सकें कि अर्थ और मून के बीच में कितना फोर्स लगता है, इनके बीच में जो फोर्स लगता है वह कितना है। ठीक है। तो हमें तो पता है कि फोर्स निकालने के लिए हमने फॉर्मूला ऑलरेडी डिराइव कर लिया था। ठीक है। तो उस फॉर्मूले को यूज करके हम निकाल सकते हैं। ठीक है। यहाँ जो प्रिंटिंग है वो बहुत छोटी है क्योंकि ये स्क्रीनशॉट आपकी किताब से लिया गया है। ठीक है। तो अगर आपको दिख ना रहा हो तो आप अपने वीडियो का क्वालिटी बढ़ा सकते हैं थोड़ी देर के लिए। ठीक है। तो इस सवाल में दिया गया है द मास ऑफ द अर्थ, अर्थ का मास दिया गया है इतना, देन द मास ऑफ द मून, मून का मास दिया गया है इतना, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों के बीच का डिस्टेंस भी दिया गया। यानी कि ये अर्थ है तो अर्थ का मास दिया गया, ये मून है तो मून का मास दिया गया, और इसके बीच का डिस्टेंस भी दिया गया। तो फॉर्मूले में तो यही चाहिए होता है कि नहीं? और जी का वैल्यू हमेशा सेम होता है 6.7 इंटू 10⁻11। जी का वैल्यू हमेशा ही सेम रहता है। तो इन वैल्यूज़ को यूज करके हम ये निकाल सकते हैं। ठीक है। तो मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द मून एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। लेकिन देखिए डिस्टेंस क्या में दिया गया था? किलोमीटर में। और डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? एसआई यूनिट जो होता है डिस्टेंस का वो होता है मीटर। तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें इस यूनिट में 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो वही किया गया है। ये रहा डिस्टेंस, और डिस्टेंस में हमें मीटर में लाना है तो इसलिए हमने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो ये क्या आ गया? 3.84 इंटू 10⁸ मीटर, 3.84 इंटू 10⁸ मीटर। और ग्रेविटेशनल फोर्स तो ऑलरेडी दिया गया है, यहाँ पे देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलरेडी दिया गया है। ठीक है। तो जब हमें तो पता है कि फोर्स कितना होता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है G इंटू एम बाई डी स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम ऑलरेडी डिराइव कर चुके थे पीछे। ठीक है। तो ये फॉर्मूला को हम यूज करेंगे और इसका वैल्यू निकालेंगे। तो इस फॉर्मूले में G के जगह पे G रिप्लेस कर देंगे, तो G पहले था तो G रिप्लेस कर दिया। इंटू का साइन हर जगह गायब है। ठीक है। तो इस पर ध्यान दीजिएगा। तो मल्टीप्लाइड बाई G का वैल्यू लिख दिया यहाँ पे। सबसे पहले मैंने लिखा G का वैल्यू, G के बाद क्या है? M। तो M के जगह M का वैल्यू, बड़ा M क्या था? मास ऑफ अर्थ। तो मास ऑफ अर्थ ऑलरेडी दिया गया था सवाल में, 6 इंटू 10⁻24। ठीक है। हर जगह इंटू है, इंटू का साइन मिस मत कीजिएगा। ये आपके बुक का जो PDF है ना, उसमें ये था ही नहीं। यहाँ M, छोटा m क्या था? मास ऑफ मून। तो मास ऑफ मून के लिए
ये लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 7.4 इंटू 10⁻²2। ठीक है। उसके बाद डी स्क्वायर, नीचे क्या है डी स्क्वायर, तो डी का वैल्यू हमने जो निकाला था वो 3.84 इंटू 10⁸ मीटर, और उसके बाद इसका स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे क्या था डी का स्क्वायर। और जब इस वैल्यू को हम पूरा कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, पूरा कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 2.1 इंटू 10⁻20 न्यूटन। कितना आएगा 2.01 इंटू 2.01 इंटू 10⁻20 न्यूटन। तो ये याद रखिएगा कि धरती यानी कि अर्थ और मून के बीच में कितना फोर्स लगता है, अर्थ और मून के बीच में इतना फोर्स लगता है। ठीक है, ये याद होगा तो आपको एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि अगर ये सवाल आया तो आप इसको बिना सॉल्व किए, क्योंकि इसको सॉल्व करने में आपको बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो इसको बिना सॉल्व किए भी आप आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, और इसका सॉल्यूशन अगर आपको देखना हो, इसका डिटेल सॉल्यूशन देखना हो कि कैसे होगा, तो इसी चैप्टर पे हम इसके न्यूमेरिकल्स के सारे एग्जाम्पल्स, न्यूमेरिकल्स एंड जो भी बुक के एक्सरसाइजेस हैं उसमें जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं सबका एक वीडियो लेक्चर लेके आएंगे, जिनमें बहुत डिटेल में आपको समझाया जाएगा हर एक पार्ट। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। आगे हम पढ़ेंगे कि ये जो हम यूनिवर्सल लॉ या फिर ये सब जो पढ़ रहे हैं ग्रेविटेशन, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों पढ़ें इसे, वाई टू स्टडी। ठीक है, सिग्निफिकेंस क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहली बात कि ये जितने भी यूनिवर्सल फेनोमेनन है ना, एक्सप्लेन्स मैनी इंपॉर्टेंट यूनिवर्स फेनोमेनन ऑफ द यूनिवर्स। फेनोमेनन का मतलब होता है प्रोसेस, यानी कि बहुत सारी ऐसी प्रोसेसेस हैं यूनिवर्स में जिनको ये एक्सप्लेन करता है। जैसे कि अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स, इसको एक्सप्लेन करता है कि धरती हर चीज़ को अपने तरफ अट्रैक्ट क्यों करती है, इस चीज़ को एक्सप्लेन करता है। क्यों करती है, क्योंकि हर एक ऑब्जेक्ट एक दूसरे पे कोई ना कोई फोर्स लगा रहे होते हैं, एक दूसरे को अपने तरफ खींचने की कोशिश कर रहे होते हैं। ठीक है, वाई मून ऑलवेज मूव्स इन सर्कुलर मोशन अराउंड द अर्थ, तो मून अर्थ के अराउंड सर्कुलर मोशन में ही क्यों ट्रेवल करता है, इसको भी एक्सप्लेन करती है। वाई ऑल प्लैनेट्स, जितने भी प्लैनेट्स हैं, वाई दे रिवॉल्व राउंड द सन, वो सन के राउंड ही क्यों घूमते हैं, यानी कि सन के राउंड क्यों घूमते हैं, ऐसे स्ट्रेट लाइन में क्यों ट्रेवल नहीं करते। ठीक है, अगला जो पॉइंट है वो है हाउ द सन एंड द मून कैन कॉज टाइड्स, यानी कि जो टाइड होता है वो क्यों होता है, वो क्यों कॉज होता है, टाइड होने का कारण क्या होता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को अगर आपको ये नहीं पता कि टाइड क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि जैसे ये अपना धरती है, इस पे पानी है, बहुत सारा पानी है। ठीक है, तो जब सन यहाँ पे होता है और मून यहाँ पे होता है, ठीक है, तो मून भी धरती को अपने तरफ खींचने की कोशिश कर रहा होगा और सन भी धरती को अपने तरफ खींचने की कोशिश करता है। तो ये अपना धरती है, धरती तो गोल है, और यहाँ पे मानिए कि पानी, तो मून भी खींचने की कोशिश कर रहा है और सन भी खींचने की कोशिश कर रहा है। तो इससे क्या होता है, जो पानी का लेयर होता है ना, वह ऐसे अप हो जाता है। ठीक है, पानी का लेयर पहले इतना नीचे था, अब धीरे धीरे क्योंकि ये दोनों इसे खींचने की कोशिश कर रहे हैं धरती को अपनी तरफ, तो ये पानी का जो लेयर है ऐसे बल्ज हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे पानी के लेयर को, जो पानी का लेयर अचानक से राइज होता है ना, किस कारण से, क्योंकि मून और सन उसको खींच रहे होते हैं, इसे हम बोलते हैं टाइड्स। ठीक है, ये महीने में 1-2 बार होता है। ठीक है, तो टाइड्स बहुत ही एक इम्पोर्टेंट फेनोमेनन है जो आप जियोग्राफी में पढ़ सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे जो कॉन्सेप्ट है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री फॉल। क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री फॉल एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। दो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे,
कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री फॉल एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दोनों को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो फ्री फॉल को पहले समझ लेते हैं। जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये अपनी धरती है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट हम अगर ऊपर से छोड़ते हैं तो क्या होता है, धरती की तरफ गिर जाता है। क्यों गिरता है? क्योंकि धरती उसको अपने तरफ अट्रैक्ट करती है, खींचती है। ठीक है, आप इसको ट्राई कर सकते हो। अभी के अभी आप अपना पेन उठाएं और उस पेन को छोड़ दें तो क्या होगा, गिरेगा धरती की तरफ, है कि नहीं, ग्राउंड की तरफ गिरेगा ना। तो ऐसे फॉल को, ऐसा गिरना जो धरती के ग्रेविटी के कारण हो रहा हो, ऐसे फॉल को हम बोलते हैं फ्री फॉल। ठीक है, फॉल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी इज कॉल्ड फ्री फॉल। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट जब आप उठा के छोड़ते हो या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से धरती की ओर गिर रहा हो, गिरने का कारण क्या हो, गिरने का कारण हो कि धरती उसको अपने तरफ खींच रही है, तो वैसे फोर्स को हम बोलते हैं फ्री फॉल। ठीक है, तो वन मिनट। तो फ्री फॉल का कॉन्सेप्ट तो बड़ा ही आसान है कि जब भी यहाँ पे देख लीजिए, द फॉलिंग ऑफ ए बॉडी फ्रॉम ए हाइट, एक हाइट से जब बॉडी गिरती है टुवर्ड्स द अर्थ अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से, तो ऐसे फॉल को हम बोलते हैं फ्री फॉल। और जो बॉडी गिर रही होती है, जैसे हमारे केस में हमारा पेन गिर रहा था, तो ऐसे बॉडी को हम बोलते हैं फ्री फॉलिंग बॉडी। ठीक है, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। ठीक है, फ्री फॉल से आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा कॉन्सेप्ट जो है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सेम एग्जांपल से समझते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी। मान लीजिए कि ये धरती है, ठीक है, यानी कि अपना ग्राउंड है। यहाँ से फिर से हमने पेन को छोड़ा, तो अभी थोड़ी देर के लिए इस पेन को पकड़ के रखिए। ठीक है, किसी ने पकड़ के रखा है। ठीक है, अब जब तक इस पेन को पकड़ रखा है हमने, तो इस पेन की वेलोसिटी क्या है, यानी कि स्पीड क्या है इस पेन की, 0 है कि नहीं, वेलोसिटी क्या है यहाँ पे, 0। लेकिन जैसे ही आप इस पेन को छोड़ दोगे, इस पेन को आप छोड़ दो, तो ये पेन क्या होगा, नीचे की तरफ गिरेगा। नीचे की तरफ गिरेगा यानी कि पहले तो रेस्ट में था, वेलोसिटी थी 0, जैसे ही नीचे की तरफ गिरेगा तो वो स्पीड पकड़ लेगा, यानी कि धीरे धीरे उसकी स्पीड बढ़ने लगेगी। ठीक है, तो पहले स्पीड थी 0 क्योंकि वो रेस्ट पे था, फिर वो धीरे धीरे गिरने लगा तो उस पर स्पीड आ गई, यानी कि वेलोसिटी आ गई। तो यहाँ पे क्या देखा जा रहा है कि जब भी एक ऑब्जेक्ट फ्री फॉल होता है तो उसका वेलोसिटी चेंज होता है, टाइम के हिसाब से वेलोसिटी चेंज होता है। ठीक है, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे वेलोसिटी इसका बढ़ेगा। तो चेंज इन वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, v माइनस यू बाई टी एक्सीलरेशन। अगर एक्सीलरेशन का आपको फॉर्मूला याद है या फिर एक्सीलरेशन का डेफिनेशन याद है, तो एक्सीलरेशन का डेफिनेशन क्या होता है, टाइम जैसे जैसे बीतता है वैसे वैसे चेंज इन वेलोसिटी अगर हो रहा हो, डेट इज चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, तो उसे हम क्या कहते हैं, एक्सीलरेशन। तो इस केस में भी क्या हो रहा है यहाँ पे देखिए, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, तो ये एक्चुअली क्या है, एक्सीलरेशन यहाँ पे हो रहा है। हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे एक्सीलरेशन हो रहा है। पर जो धरती के केस में, यानी कि जो एक्सीलरेशन फ्री फॉल में होता है ना, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, उस एक्सीलरेशन को हम एक्सीलरेशन नहीं बोलते बल्कि बोलते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और उसका शॉर्ट फॉर्म ए नहीं लिखते, उसका शॉर्ट फॉर्म हम लिखते हैं जी। ठीक है, इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों सेम है, एक्सीलरेशन ही है, पर याद रखिएगा कि ये ग्रेविटी के कारण होता है, इसलिए इसका नाम भी छोटा जी हम देते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का क्या बताया गया है, ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया मैंने कि व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट फॉल टुवर्ड द अर्थ देयर इज एन एक्सीलरेशन एसोसिएटेड। जब भी एक बॉडी अर्थ की तरफ गिरती है तो उसमें एक एक्सीलरेशन होता है, उस एक्सीलरेशन को हम बोलते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसे हम छोटे जी से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो उसका
इसका यूनिट जो होता है वो होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन का भी यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही होता है। ठीक है, अब अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी का फोर्स यानी कि जैसे यहाँ से एक ऑब्जेक्ट गिर रही है तो ये फोर्स कितना होगा, अगर हमें निकालना हो कि जिस फोर्स से धरती किसी ऑब्जेक्ट को खींच रही है वह कितना होगा। ठीक है, तो उसको निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, फोर्स का फॉर्मूला हमें पहले से पता है कि फोर्स का फॉर्मूला आपने पहले भी पढ़ा होगा, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सीलरेशन, है कि नहीं। तो अगर आपको निकालना है फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो ग्रेविटी के केस में हमें पता है कि एक्सीलरेशन का नाम क्या चेंज हो जाता है, एक्सीलरेशन का नाम क्या बन जाता है, मास इनटू जी। तो ये हो जाएगा फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। बस इतना ही कि जो फोर्स होता है उसका एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, तो मास को एक्सीलरेशन को जो है जी से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, अब कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ जी, यानी कि जो जी का वैल्यू होता है वो कितना होता है, तो जी का वैल्यू के लिए हमें जी का फॉर्मूला डिराइव करना पड़ेगा। तो ये इस चैप्टर में जो भी फॉर्मूला आपको डिराइव करना है वो मेन फॉर्मूला डिराइव होता है हमेशा मेन फॉर्मूले से। मेन फॉर्मूला क्या है, मेन फॉर्मूला है ग्रेविटेशनल फोर्स का। क्या है वो फॉर्मूला, F इज इक्वल टू जी इंटू एम बाई डी स्क्वायर, यही है फॉर्मूला, हमें तो ये पता है। ठीक है, तो इसमें क्या किया गया है कि सबसे पहले हम जानते हैं कि ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब देखिए डी स्क्वायर को आर स्क्वायर से इसलिए रिप्लेस कर दिया गया है क्योंकि जी जो है ये ग्रेविटी से लिंक है कि नहीं, ग्रेविटी ऑफ अर्थ, ग्रेविटी ऑफ अर्थ। तो अगर हमें जी का वैल्यू जानना है तो हमें क्या करना होगा, इस फॉर्मूले में दो ऑब्जेक्ट होने पड़ेंगे। ठीक है, इसको हम पहले समझ लेते हैं कि दो ऑब्जेक्ट कैसे होने पड़े। अब हम ग्रेविटी की बात कर रहे हैं, यानी कि एक ऑब्जेक्ट जब यहाँ से यहाँ तक गिर रहा होगा तब की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट ऊपर से धरती की तरफ गिर रहा होगा तो इसमें कोई एक्सीलरेशन आता है, उस एक्सीलरेशन को हम जी बोलते हैं। यानी कि दो ऑब्जेक्ट है यहाँ, एम, बड़ा वाला एम और छोटा एम। ठीक है, तो इनके बीच का जब डिस्टेंस हम फाइंड करते हैं ना, तो डिस्टेंस देखिए अर्थ का रेडियस तो बहुत ही बड़ा होता है। ठीक है, पर ये जो यहाँ पे डिस्टेंस होता है ये होता है फ्यू किलोमीटर्स, मान लीजिए 8 किलोमीटर होगा या फिर 10 किलोमीटर होगा या फिर 15 किलोमीटर होगा या फिर 20 होगा। लेकिन हम जो अर्थ का रेडियस होता है वो तो लाखों किलोमीटर्स में होता है। ठीक है, लाखों मिलियंस किलोमीटर्स में होता है। ठीक है, तो वो बहुत बड़ा यूनिट होता है। ठीक है, जो अर्थ का रेडियस होता है वो बहुत बड़ा होता है और उसके सामने ये 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर बहुत छोटा यूनिट होता है। इस वजह से हम इस यूनिट को, यहाँ जो डिस्टेंस होता है ना, इस डिस्टेंस को हम इग्नोर कर देते हैं और जो दो ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस लेना था हमें, उसको हम हमेशा अर्थ का रेडियस ही लेते हैं। ठीक है, तो जब भी हमें डिस्टेंस लिखना हो अर्थ के केस में तो उस डिस्टेंस को हम क्या लेते हैं, रेडियस ऑफ अर्थ। समझ में आया आपको कि जब भी हमें अर्थ और किसी छोटे ऑब्जेक्ट के बीच में जो अर्थ के आसपास है उसके बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं तो हम अर्थ का रेडियस को ही कंसीडर करते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा यूनिट है और उसके सामने ये तो कुछ नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ तक का डिस्टेंस हम कंसीडर नहीं करते। तो उसी वजह से डी को हमने रेडियस ऑफ अर्थ से रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, तो अब रिप्लेस करने के बाद क्या हुआ, अब रिप्लेस करने के बाद देखिए फोर्स का एक और भी यूनिट होता है। फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स का एक और भी फॉर्मूला होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन होता है या नहीं। तो इस वजह से मैंने फोर्स को रिप्लेस कर दिया किस चीज़ से, मास इनटू एक्सीलरेशन से। ठीक है, इधर का फॉर्मूला अभी भी सेम रखा। फिर हमें पता है कि ग्रेविटी के कॉन्सेप्ट में ए को हम जी लिखते हैं। अभी अभी आपको सिखाया मैंने कि एक्सीलरेशन जो होता है उसको हम एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। तो वो कितना होगा, तो यहाँ जो ए है इसको हम जी से रिप्लेस कर सकते हैं। तो फिर अगले लाइन में क्या किया, ए को हमने जी से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, और इधर का फॉर्मूला अभी भी सेम है।
ठीक है। तो फाइनल फॉर्मूला यहाँ देखिए, m जो इस तरफ है और m एक छोटा m इस तरफ है, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा और फाइनल फॉर्मूला जो निकल के आएगा वो क्या होगा, वो होगा g इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर। तो ये अपना फाइनल फॉर्मूला है, ठीक है। और इस फाइनल फॉर्मूले से जब हमने कैलकुलेट किया आगे चल के, जब इस फाइनल फॉर्मूले से हमने कैलकुलेट किया तो जो वैल्यू आया ना, देखिए यहाँ पे ऑलरेडी सॉल्व किया गया। उस फॉर्मूले से क्या किया गया है कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू हमें पता होता है, तो उसको डाल दिया। m के जगह पे m को, यानी कि मास ऑफ अर्थ, वो भी हमें पता है 6 × 10⁻²4, उसको डाल दिया। रेडियस ऑफ द अर्थ, ये भी हमें पता है। तो तीनों वैल्यू पुट किया और फाइंड किया, तो आंसर क्या आया, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, जब तीनों वैल्यू को प्लेस किया तो आंसर क्या आया, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और आप ये ध्यान रखिएगा कि ये यूनिट जो है 9.8, ये अलग अलग जगह पे, डिफरेंट जगह पे, जैसे अगर आप अर्थ पे हो तो अगर आप पोल के पास हो, ये जो होते हैं पोल्स होते हैं, अगर आप पोल्स के पास हो तो इसका यूनिट ज़्यादा होता है, और आप इक्वेटर के पास हो तो इसका वैल्यू जो होता है वो कम होता है। पोल के पास इसका वैल्यू ज़्यादा होता है, इक्वेटर के पास वैल्यू इसका कम होता है। हमें ये भी देखेंगे कि इसका वैल्यू कहाँ कम होता है, क्यों कम होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो फैक्टर्स इफेक्टिंग वैल्यू ऑफ जी, यानी कि वैल्यू ऑफ जी का जो फैक्टर इफेक्ट करेगा वो क्या है। पहली बात कि वैल्यू ऑफ जी का फॉर्मूला हमें पता है कि नहीं, जी इंटू एम, बड़ा एम टू आर का स्क्वायर, यानी कि रेडियस। अब देखिए यहाँ पे है छोटा जी, तो जी का वैल्यू किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, एक तो मास ऑफ द अर्थ, ठीक है, तो अर्थ का मास तो हमेशा ही सेम रहेगा, तो इस पे भी डिपेंड नहीं करेगा। जी का वैल्यू जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट वैल्यू है, हमेशा सेम रहता है, ना इसको इंक्रीज कर सकते हैं ना डिक्रीज कर सकते हैं, यानी कि ये दोनों तो बिल्कुल फिक्स है। तो और किस पे डिपेंड करेगा, रेडियस पे। और रेडियस देखिए क्या है, रेडियस है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है जब रेडियस को इंक्रीज करेंगे तो इसका वैल्यू घटेगा, और जब रेडियस को डिक्रीज करेंगे तो इसका वैल्यू बढ़ेगा। ठीक है, तो फॉर्मूले के हिसाब से क्या है, जी और जो रेडियस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब उनके बीच में उल्टा रिलेशन है। ठीक है, तो जो अर्थ है ना हमारा, वो जियोइड शेप का है, तो यहाँ पे इसका रेडियस होता है कम और यहाँ पे रेडियस होता है ज़्यादा। तो इस वजह से जब पोल्स पे आप होंगे तो पोल्स पे रेडियस कम है, और हमें पता है कि रेडियस कम है तो जी का वैल्यू होगा ज़्यादा, इसलिए पोल्स पे जी का वैल्यू होता है ज़्यादा। और इक्वेटर पे जब रेडियस बड़ा हो गया, रेडियस जब बड़ा हो गया तो इसका वैल्यू क्या होगा, छोटा। ठीक है, इसलिए इक्वेटर पे इसका वैल्यू होता है छोटा। ठीक है, तो हर जगह इसका वैल्यू चेंज होते रहता है जगह के हिसाब से। ठीक है, फिर भी ये ध्यान रखिएगा कि जब भी हम मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो जी का वैल्यू हम हमेशा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेके ही सॉल्व करते हैं, या फिर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेके सॉल्व कर सकते हैं। इन दोनों में से कोई भी लेके सॉल्व कर सकते हैं, पर ज़्यादातर हम 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के वैल्यू से ही सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको कि इसका वैल्यू किस चीज़ पे डिपेंड करेगा। आगे बढ़ते हैं। आगे जो कॉन्सेप्ट है वो है रिलेशनशिप एंड डिफरेंस बिटवीन जी एंड जी। तो यहाँ पे हमने दो जी पढ़ा, एक कैपिटल जी जिसका मतलब है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और एक छोटा जी जिसका मतलब है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अगर दोनों में आपसे डिफरेंस पूछा जाए और रिलेशन पूछा जाए, तो रिलेशन क्या होता है, रिलेशन जो फॉर्मूला है ना जी का, उसे ही हम रिलेशन कहते हैं।
एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो फॉर्मूला है उसी को रिलेशन भी कहा जाता है। ठीक है, तो रिलेशन तो क्लियर हो गया। देन उसके बाद डिफरेंस क्या है दोनों में, तो डिफरेंस पढ़ते हैं यहाँ पे। तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ पे और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यहाँ पे, तो दोनों का वैल्यू देख लेते हैं। वैल्यू में क्या डिफरेंस है, ये होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है 6.673 इंटू 10⁻⁻11। ठीक है, वेरिएबिलिटी यानी कि हर जगह सेम रहते हैं या डिफरेंट, तो हमें पता है कि ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हर जगह अलग होता है, पोल पे ज़्यादा होता है और इक्वेटर पे कम होता है। पर ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, हमें पता है कि इसका वैल्यू हमेशा सेम रहता है। यूनिट इसका होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई केजी स्क्वायर। क्वांटिटी किस टाइप की है, ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेक्टर क्वांटिटी है और ये जो है ये स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी की खासियत यह है कि जब भी डायरेक्शन चेंज करोगे ना आप, तो इसका वैल्यू चेंज होता है। वेक्टर क्वांटिटी की खासियत क्या होती है, अगर आप डायरेक्शन चेंज करोगे तो उसके वैल्यू में भी चेंज आएगा। ठीक है, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी जो होता है वो डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। जैसे कि जैसे आप इधर फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, और एक इसके उल्टा फोर्स लगा रहे हो, तो फिर इस फोर्स को हम बोलेंगे पॉजिटिव और इस फोर्स का वैल्यू हो जाएगा नेगेटिव। यानी कि देखिए डायरेक्शन चेंज होने के कारण इनका जो वैल्यू है वो अलग हो गया, एक प्लस में वैल्यू है तो एक माइनस में। तो जो भी चीज़ें डायरेक्शन पे डिपेंड करती हैं उनको हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हम पढ़ेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन। किस कॉन्टेक्स्ट में, जब भी हम एक ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करते हैं, जैसे ये पृथ्वी है, धरती है, अर्थ है अपना, यहाँ पे हम खड़े होकर मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकते हैं, तो इस केस में जब भी एक ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ या फिर यहाँ से यहाँ ट्रेवल कर रहा है, तो इस केस में जो इक्वेशंस ऑफ मोशंस होते हैं वो क्या होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशंस बता दूं क्या होता है। आपने पहले तो पढ़ ही रखा होगा, अगर नहीं भी पढ़ रखा है, अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि इक्वेशंस ऑफ मोशंस होते क्या है। तो पहला इक्वेशन ऑफ मोशन था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। v मतलब फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, a मतलब एक्सीलरेशन और t मतलब टाइम। पहला इक्वेशन था ये। दूसरा इक्वेशन था s मतलब डिस्टेंस। ठीक है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, दूसरा क्या था, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। देन तीसरा इक्वेशन था v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2at। क्या था, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2at। तो अब यहाँ पे क्या चेंज होगा, इक्वेशन ऑफ मोशंस तो हमेशा सेम होने चाहिए थे, है कि नहीं। तो यहाँ भी इक्वेशन ऑफ मोशन सेम ही है, पर यहाँ पे सिर्फ ये चेंज है कि जो a है इसको हमें पता है कि जब भी हम अर्थ के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे होते हैं, ग्रेविटी के कॉन्टेक्स्ट में, तो a को हम a नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसका छोटा फॉर्म होता है g। यानी कि इन इक्वेशंस में हम a को g से रिप्लेस करेंगे, है कि नहीं। और दूसरा जो डिस्टेंस होता है, जैसे ये ऑब्जेक्ट हम ऊपर फेंकेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा उसको हम डिस्टेंस नहीं बल्कि क्या बोलेंगे, हाइट। क्या बोलेंगे, हाइट। तो डिस्टेंस जहाँ भी आएगा यानी कि s जहाँ भी आएगा उसको h से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो पहला इक्वेशन ऑफ मोशन जो है, पहला केस किस बारे में बात करता है वो देखते हैं। इसको इरेज करते हैं पहले।
तो यहाँ 3 केस दिए गए हैं, ठीक है। पहला केस है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग टुवर्ड्स द अर्थ विथ इनिशियल वेलोसिटी u। तो जब एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे है, यहाँ से ये अर्थ की तरफ गिर रही है, ठीक है, और इसका इनिशियल वेलोसिटी है u, ठीक है। मतलब कि यहाँ से जब ये गिर रही है तो इसका वेलोसिटी कितना है u, यहाँ पे इसका स्पीड कितना है u। तब जो इक्वेशंस बनेंगे, तीनों इक्वेशंस वो क्या होंगे? पहला इक्वेशन होगा v इज इक्वल टू u माइनस u प्लस जी टी। यहाँ पे जी एच टी, एच यहाँ पे गलत है, ठीक है, एच नहीं होगा, एच को आप इग्नोर कर दीजिएगा। v प्लस v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को ही हमने रिप्लेस किया है, जो था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यही था अपना फर्स्ट वाला। तो a के जगह में हमने क्या लगा दिया, a के जगह पे हमने रिप्लेस कर दिया g को, ठीक है। ये कब? जब हमें वेलोसिटी निकालना हो, v निकालना। हाइट अगर निकालना हो हमें, हाइट, तो हाइट का फॉर्मूला सेकेंड वाला फॉर्मूला होता है कि नहीं? हाइट का फॉर्मूला क्या है? सेकेंड वाला फॉर्मूला। तो सेकेंड वाले फॉर्मूले में क्या था? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। तो इसमें हम क्या करेंगे, s को हाइट से रिप्लेस करेंगे और a जो था उसको g से रिप्लेस करेंगे, ठीक है। तो ये भी फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। अगला जो फॉर्मूला है रिलेशनशिप बिटवीन u और v का व्हेन t इज नॉट गिवन। तो इन फॉर्मूले में देखिए, इन सब में अगर आपको कैलकुलेट करना है इनमें से किसी से, तो आपको t की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अगर t नहीं दिया गया है तो आप किस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे? इस वाले फॉर्मूले का यूज होगा जिस क्वेश्चन में t ना दिया गया हो, ठीक है। तो ये क्या है? v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। तो यहाँ देखिए ओरिजिनल फॉर्मूले में हमने क्या किया है, a के जगह g को डाल दिया है और s के जगह h को डाल दिया गया है, ठीक है। s क्या होता है? डिस्टेंस, डिस्टेंस के जगह हमने हाइट को डाल दिया। तो ये आपको समझ में आ गया पूरी तरह। अब देखिए आपको सिर्फ ये 3 फॉर्मूले ही याद होने चाहिए। यहाँ जितने केस दिए गए हैं सारे फॉर्मूले याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये बस 3 फॉर्मूले अगर आपको याद हैं तो आप सारे फॉर्मूले आसानी से याद रख सकते हैं। अब दूसरा केस देखिए, केस ये है कि ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट पोजीशन। अब क्या है यहाँ पे, ये है अभी हमने देखा था कि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट थी उसकी इनिशियल वेलोसिटी u थी, यानी कि वो ऊपर से गिरते आ रही थी, ठीक है। पर अब जो ऑब्जेक्ट है इसको किसी ने पकड़ के रखा है। मान लीजिए इस ऑब्जेक्ट को किसी ने पकड़ के रखा है और यहाँ पे जो u है ना वो 0 है, क्योंकि अगर रेस्ट से ऑब्जेक्ट गिरेगी, उसका पोजीशन रेस्ट होगा, तो उसमें तो मोशन ही नहीं है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी जो है वो तो 0 है। अब 0 से जब धरती के तरफ गिरेगी ये, ठीक है, u इज इक्वल टू 0, और 0 से जब ये धरती के तरफ गिरेगी तो जो केस बनेगा वो हम यहाँ पे देख रहे हैं। लेकिन इस केस को हमें अलग से तो याद करने की ज़रूरत नहीं। क्यों? क्योंकि जहाँ भी u होगा फॉर्मूले में वो u 0 हो जाएगा, है कि नहीं? तो उस हिसाब से फॉर्मूला बनेगा। जैसे फर्स्ट फॉर्मूले को अगर हम यहाँ पे देखें तो v इज इक्वल टू u प्लस जी टी था, तो u क्या बन गया? u तो 0 बन गया, तो फॉर्मूला क्या हो गया? u प्लस v इज इक्वल टू जी टी, ठीक है, u गायब हो गया। दूसरा वाला फॉर्मूला देखिए, h इज इक्वल टू हाफ जी टी। जैसे यहाँ पे u t गायब हो गया, तो u t गायब क्यों हुआ? क्योंकि u t में u क्या है? 0, और उसके साथ मल्टीप्लाई है t, तो u t है तो 0 इंटू टी होगा, तो 0 इंटू टी क्या हो जाएगा? 0। इस वजह से इस फॉर्मूले में u t हट गया, ठीक है। आगे देखिए, अगला जो फॉर्मूला था ये वाला था थर्ड फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में u स्क्वायर है, तो ये u स्क्वायर क्या हो जाएगा? 0, यानी कि इसको भी हम फॉर्मूले से गायब कर देंगे, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला? v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। तो इतना ही आसान है, ये कॉन्सेप्ट बहुत आसान है। इनमें से आपको सिर्फ 3 फॉर्मूले से याद रखने हैं, जो शुरू के 3 फॉर्मूले से हैं वो। आगे बढ़ते हैं। अगला जो केस है, इस केस में ध्यान देने वाली बात यह है कि इस बार जो u है ना आपका, अब यहाँ से जब हम फेंक रहे हैं ऐसे ऊपर की तरफ,
तो इस बार बोला गया है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ एन इनिशियल वेलोसिटी u, द ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन विल बी नेगेटिव। इसका मतलब क्या है कि इस बार ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ नहीं आ रहा है, बल्कि इस बार एक ऑब्जेक्ट को हम यहाँ से फेंक रहे हैं, यहाँ पे खड़े होके ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं। तो जब ऊपर की तरफ ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हैं तो इसका वेलोसिटी ऊपर की तरफ फेंक रहा है, तो फोर्स किधर जा रहा है, ये ऊपर की तरफ ट्रेवल कर रहा है। जो इसका एक्सेलरेशन है g, वो तो धरती की वजह से लगता है, तो वो नीचे की तरफ लगेगा, है कि नहीं। तो इसका वेलोसिटी है ऊपर की तरफ और इस पे जो g लग रहा है वो लग रहा है नीचे की तरफ। तो ऐसे केस में जो g होता है वो हो जाता है नेगेटिव। क्या हो जाता है, नेगेटिव, यानी कि माइनस में लिया जाता है ऐसे केस में g को। तो अगर हम अपने फॉर्मूलेस में हर जगह जहाँ पे g है उसके आगे माइनस बैठा दें तो फॉर्मूला पहले वाले में सूट बैठता है। जैसे पहले वाले को देखिए, इसी पहले वाले में अगर मुझे वो वाला फॉर्मूला बनाना हो तो यहाँ जो यहाँ पे देखिए पहले वाले फॉर्मूले में यहाँ पे जो g है, अगर इसको मैं g को g यहाँ पे है तो g के आगे माइनस लगा दूँ तो क्या हो जाएगा, u माइनस जी टी। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी। और यही तो किया गया है आगे, क्या है देखिए, v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी। वैसे ही ये भी फॉर्मूला क्या था अपना, ये फॉर्मूला था h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ। तो प्लस की जगह क्या कर दिया, माइनस, क्योंकि g यहाँ पे क्या है अपना, माइनस। रिलेशन बिटवीन v एंड u, ये भी हमने देखा कि यहाँ पे जो साइन है ये क्या था, प्लस का। उस प्लस को, क्योंकि इसमें g है तो जहाँ g है उसको हमने नेगेटिव बना दिया, तो इस वजह से ये भी फॉर्मूला हो गया चेंज। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट है मास कॉन्सेप्ट, यानी कि मास का कॉन्सेप्ट। तो मास क्या होता है, द मास ऑफ ए बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंट इन इट। अगर आपको समझ में नहीं आया कि इसका मतलब क्या है तो मैं समझा दूँ। जैसे ये एक बॉडी है, ये किसी चीज़ से बनी होगी, तो इसमें जितने इसके पार्टिकल्स होंगे, यानी कि जितना इसका क्वांटिटी ऑफ मैटर होगा, जिस पदार्थ से बनी है उसका जितना क्वांटिटी होगा इसमें, उसी को हम बोलेंगे मास। ठीक है, उसी को हम बोलेंगे मास। जैसे फिर से एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये आपका मोबाइल फ़ोन, मान लीजिए ये प्लास्टिक से बना है। ठीक है, तो अगर आपका मोबाइल फ़ोन बना तो बहुत कुछ से है, हम मान लेते हैं कि ये प्लास्टिक से बना। तो अगर ये प्लास्टिक से बना है तो इसमें जो प्लास्टिक का वज़न है, किसका वज़न, प्लास्टिक का वज़न मान लीजिए 1 kg है। 1 kg हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है, फिर भी हम मान लेते हैं कि प्लास्टिक से बना है और उसका वज़न 1 kg है। तो 1 kg क्या होगा, 1 kg अपने फ़ोन का मास होगा। समझ में आया, जिस चीज़ से कोई भी मैटर बना है ना, उसका वज़न, ठीक है, उस चीज़ का वज़न, उसका क्वांटिटी, उसका मैटर कितना है, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे मास। मास जो होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है, इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, मास को हम हमेशा स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। मास जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब होता है उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन नहीं होगा, यानी कि डायरेक्शन आप बढ़ा दो चाहे घटा दो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे 1 kg, जब हम 1 kg बोलते हैं कि इसका मैटर 1 kg है, तो हम जिस भी डायरेक्शन में खड़े होकर उसको वजन करें उससे फ़र्क नहीं पड़ता, है कि नहीं। तो इसलिए इसको बोला जाता है स्केलर क्वांटिटी। अगर डायरेक्शन से मैटर करता तो क्या होता वो, तब उसे बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड का मतलब भी मैं बता दूं आपको। मैग्नीट्यूड में जब मैग्नीट्यूड का क्वांटिटी आप लिखते हो ना, तो उसमें एक नंबर होता है, मैग्नीट्यूड में क्वांटिटी होता है, क्वांटिटी और उसका यूनिट। जैसे कि 1 kg, तो 1 kg में पहले 1 है, यानी कि क्वांटिटी है, नंबर है, और इसके बाद इसका यूनिट।
तो ऐसे जब हम नंबर लिखते हैं तो इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड। ठीक है, उसमें डायरेक्शन नहीं होना चाहिए। डायरेक्शन का अगर कोई भी रोल आया तो वो स्केलर नहीं बल्कि वेक्टर क्वांटिटी बन जाता है। इसका एसआई यूनिट जो है वो क्या है, केजी। मास को हम केजी में मेजर करते हैं। मास जो होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट का मतलब क्या है, डस नॉट चेंज प्लस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अगर जैसे अपने मोबाइल का जो मास है वो हमने क्या एज्यूम किया था, हमने माना था कि मान लीजिए 1 kg है, तो आपके मोबाइल का मास हर जगह 1 kg ही होगा। आप कहीं भी जाएं, आप अर्थ पे चाहे तो यहाँ चले जाएं, चाहे तो यहाँ रहें, कहीं भी रहे अर्थ पे, आप चाहे तो मून पे चले जाएं, पर मास हमेशा 1 kg ही रहेगा, क्योंकि मास जगह के हिसाब से चेंज नहीं होता। मास कैन नॉट बी जीरो, मास कभी जीरो नहीं हो सकता। क्यों जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर हम लेंगे तो वो किसी ना किसी चीज़ से बनी होगी। ठीक है, अगर किसी चीज़ से बनी होगी तो ही मास है, नहीं तो मास तो है ही नहीं, है कि नहीं। तो मास कभी भी जीरो नहीं होता। याद रखिएगा कि मास कभी भी जीरो नहीं होता। अगला जो टॉपिक है वो है वेट। ठीक है, वेट। अब वेट का टॉपिक जो होता है ना वो मास के कॉन्सेप्ट से बिल्कुल अलग होता है। वेट का कॉन्सेप्ट क्या है, द फोर्स बाय विच एन ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। यानी कि ये जो अर्थ है किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है, ये बात हमें पता है कि नहीं। हर एक ऑब्जेक्ट को अर्थ अपनी तरफ खींचता है, लेकिन जितने फोर्स से खींचता है, जिस फोर्स से खींचता है, मान लीजिए 5 न्यूटन से खींचता है, तो 5 न्यूटन क्या हो जाएगा, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर 4 न्यूटन फोर्स लगाता है अर्थ इसको खींचने के लिए, तो 4 न्यूटन क्या हो जाएगा, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऐसे ही धरती हर चीज़ को अपने तरफ खींचती है, और जितना फोर्स लगाती है किसी चीज़ को अपने तरफ खींचने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, वेट ऑफ दैट बॉडी। ठीक है, तो वेट क्या है, वेट क्या है, वेट फोर्स को कहा जाता है। ठीक है, और फोर्स का फॉर्मूला तो हमें पता है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। ठीक है, फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। पर हमें ये भी पता है कि जब भी हम धरती के केस में बात करते हैं, अर्थ के केस में बात कर रहे होते हैं, तो एक्सीलरेशन जो होता है वो ए नहीं बल्कि जी। तो क्या करें, जी से रिप्लेस कर दें ए को, तो जी से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, और हमने अभी अभी पढ़ा कि जो फोर्स लगाता है ये धरती किसी ऑब्जेक्ट को अपने तरफ खींचने के लिए, उसको हम वेट कहते हैं। तो फोर्स को हम किस चीज़ से रिप्लेस कर सकते हैं, वेट से। तो वेट का फॉर्मूला क्या हुआ, वेट का फॉर्मूला हुआ m इंटू जी, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और वेट है क्या, वेट एक्चुअली में फोर्स है। तो फोर्स का जो यूनिट होता है वो क्या है, न्यूटन। तो इसलिए वेट का भी यूनिट क्या होगा, न्यूटन। अब आगे याद रखने वाली बात क्या है कि वेट जो है ना वो है डिपेंड्स ऑन जी, यानी कि इसका वैल्यू कितना होगा वो जी पे डिपेंड करता है। क्यों, क्योंकि इसमें जी है, देखिए इसके फॉर्मूले में जी है, तो ये जी पे डिपेंड करेगा। कैसे डिपेंड करेगा, जी अगर ज़्यादा होगा तो वेट भी ज़्यादा होगा, और जी अगर कम होगा तो वेट भी कम होगा। ठीक है, जी अगर बढ़ेगा तो वेट भी बढ़ेगा, जी अगर घटेगा तो वेट भी घटेगा। और वेट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे मास क्या था, मास था एक स्केलर क्वांटिटी, तो वेट क्या है, वेट वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, अब वेट कहाँ ज़्यादा होता है, अगर हम अर्थ की बात करें तो वेट जो होता है वो पोल्स पे बहुत ज़्यादा होता है और इक्वेटर पे बहुत कम होता है। वेट जो होता है वो पोल्स पे बहुत ही ज़्यादा होता है और इक्वेटर पे बहुत ही कम होता है। यानी कि पोल्स पे वेट जो होता है वो इक्वेटर से ज़्यादा होता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जी का वैल्यू भी पोल पे ज़्यादा होता है और इक्वेटर पे कम होता है। बस इसी वजह से वेट भी इक्वेटर पे कम होता है और पोल्स पे ज़्यादा होता है।
आगे हम पढ़ते हैं कि मास और वेट में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, मास और वेट में डिफरेंस क्या होता है। तो मास को हम क्या चीज़ से मेज़र कर सकते हैं, हम इनर्शिया से भी मेज़र कर सकते हैं। अगर किसी ने फोर्स का चैप्टर अच्छे से पढ़ा हो, लॉस ऑफ मोशन, ठीक है, लॉस ऑफ मोशन, तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बताता है, इनर्शिया के बारे में बताता है। ठीक है, तो हम इनर्शिया से भी मास को मेज़र कर सकते हैं। पर वेट जो है, वेट का फॉर्मूला क्या है, मास इनटू एक्सीलरेशन, यानी कि मास और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से इसका फॉर्मूला बनता है। ठीक है, इसका डेफिनेशन क्या है, टोटल क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंट इन एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, और इसका क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स बाय विच द अर्थ अट्रैक्ट्स एन ऑब्जेक्ट। ये क्या है, फोर्स है जिससे अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने तरफ अट्रैक्ट करती है। मास हर जगह सेम होता है, कांस्टेंट एवरीवेयर। वेट जो होता है डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेसेस, जैसे कि पोल्स पे वेट ज़्यादा होता है। सेम ऑब्जेक्ट को अगर पोल्स पे ले जाओगे तो उसका वेट ज़्यादा होगा, और इक्वेटर पे लाओगे तो उसका वेट कम हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप इक्वेटर पे जाके खुद को वजन करो वेट के हिसाब से, ठीक है, वेट मेजरमेंट करो, तो वेट मेजरमेंट अलग चीज़ होता है। वेट हम किससे मेजर करते हैं, स्प्रिंग बैलेंस से। ठीक है, तो आप अगर इक्वेटर पे हो और आप अपना वजन स्प्रिंग बैलेंस से नापते हो, तो आप अगर 50 kg के हो, तो आप अगर पोल्स पे जाओगे तो आपका वजन ये 50 से ज़्यादा हो जाएगा, 50 प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो वेट जो होता है वो डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेसेस होता है। इसको जब हम मेज़र करते हैं तो पेन बैलेंस या फिर बीम बैलेंस से मेज़र करते हैं। ठीक है, तो पेन बैलेंस क्या होता है, पेन बैलेंस ऐसा होता है। ठीक है, तो पेन बैलेंस में खासियत क्या होती है कि मानिए कि धरती इसको भी अट्रैक्ट कर रही है और इसको भी अट्रैक्ट कर रही है, तो दोनों को धरती अट्रैक्ट कर रही है, तो ये जो धरती का फोर्स होता है ना, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, वो कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पे सिर्फ मास मेजर होता है कि इसमें मास कितना है। ठीक है, तो इस वजह से पेन बैलेंस से मेज़र करते हैं इसको। और जो वेट का मेजरमेंट होता है वो स्प्रिंग बैलेंस से होता है। जैसे कि यहाँ पे स्प्रिंग बैलेंस लगा दिया, यहाँ पे एक हुक लगा दिया, और इस हुक में हम जो ऑब्जेक्ट मेजर करना हो उसको टांगेंगे तो क्या हो जाएगा, अब ये वजन बताएगा यहाँ पे। ठीक है, वेट बताएगा। तो स्प्रिंग क्या होगी, स्प्रिंग ग्रेविटी के कारण खींचेगी, है कि नहीं, खींचेगी और इसका वेट बताएगा। ठीक है, तो ऐसी रीडिंग जिसमें स्प्रिंग खींचती है, स्प्रिंग क्यों खींच रही है, ग्रेविटी, यानी कि यहाँ ग्रेविटी रोल प्ले कर रहा है कि नहीं, तो इसे हम स्प्रिंग बैलेंस से इसलिए मेजर करते हैं। कैनॉट बी जीरो, मास कभी जीरो नहीं हो सकता। वेट जीरो हो सकता है, वेट जीरो हो सकता है कब, जब जी का वैल्यू जीरो हो। कैसे, वो भी देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट का हमें वेट निकालना है, तो वेट इज इक्वल टू उस ऑब्जेक्ट का मास है, वेट इज इक्वल टू मास इंटू जी। 1 मिनट। वेट इज इक्वल टू मास इंटू जी, ये तो हमें पता है। अब हमें एक ऑब्जेक्ट का वेट निकालना है जिसका मास है 5 kg। ठीक है, तो यहाँ पे हम डालेंगे 5 kg, और मान लीजिए कि जी का वैल्यू है जीरो, तो जीरो अगर होगा तो 5 kg इंटू जीरो क्या हो जाएगा, जीरो, यानी कि वेट जीरो कब होगा, जब जी का वैल्यू हो जाएगा जीरो। समझ में आया आपको, अगर जी का वैल्यू जीरो होता है तो वेट होता है जीरो। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून, यानी कि चांद पे किसी ऑब्जेक्ट का अगर वेट हो तो वो कितना होगा। ठीक है, चांद पे जो ऑब्जेक्ट का वेट होगा वो सेम नहीं होगा, क्योंकि चांद पे जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है ना वो कम है। अर्थ से अगर कंपेयर किया जाए तो चांद पे जो ग्रेविटी फोर्स लगाती है वो बहुत कम होता है, यानी कि यहाँ जी का वैल्यू भी बहुत कम होता है। कहाँ पे, चांद पे जी का वैल्यू बहुत कम होता है। तो जी का वैल्यू कम होता है तो किसी चीज़ का वेट भी वहाँ पे कम ही होगा। पर इस सवाल को देखिए, इस सवाल में आगे क्या है कि ये जो प्रिंटिंग्स है ये बहुत छोटी हैं,
ये प्रिंटिंग का स्क्रीनशॉट लिया गया है आपकी किताब से, और ये बहुत ही छोटी है, हो सकता है कि आपको ना दिखे और समझाने में दिक्कत भी हो। तो जितने भी मैथमेटिकल्स प्रॉब्लम है ना, उसको हम अपने तरीके से वीडियो को थोड़ा एडवांस लेवल का बना के खुद टाइप करके, उन सब चीज़ों को अच्छे से टाइप करके और अच्छे से कोई राइटिंग का ये करके इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा दूसरे एक वीडियो में। अगर आप इसे डिटेल में समझना चाहते हैं ना कि वेट कितना होता है, क्या होता है, तो उस दूसरे वाले वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है। वैसे हम बता दें कि वेट कितना होता है, रफ आइडिया तो आपको होना ही चाहिए कि वेट कितना होता है, ठीक है। तो वेट जो होता है ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी क्लियर नहीं है, बहुत छोटे फ़ॉन्ट से, ठीक है, इसलिए मैं आपको यहीं पे समझा देता हूँ। जो वेट होता है मून पे जो वेट होता है किसी चीज़ का, वो अर्थ के वेट का ना 1/6 होता है। कितना होता है? 1/6। जैसे कि अगर आपका वेट है धरती पे 60 न्यूटन, वेट तो न्यूटन में नापते हैं, ठीक है। तो ये अगर धरती पे आपका 60 है तो इसका 1/6 हो जाएगा मून पे। तो मून पे वेट निकालने के लिए क्या करेंगे? 1/6 ऑफ 60, तो 6 10 जाए, यानी कि आपका वेट वहाँ पे हो जाएगा 10 न्यूटन। तो जब भी आपको मून पे वेट निकालना हो किसी चीज़ का, तो उसको बस 6 से डिवाइड कर दीजिए। क्या कीजिए? 6 से डिवाइड कर दीजिए, तो मून पे वेट निकल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो कॉन्सेप्ट है ना, वो है थ्रस्ट एंड प्रेशर। जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है? थ्रस्ट एंड प्रेशर। अब थ्रस्ट का मतलब क्या होता है? थ्रस्ट का मतलब होता है फोर्स इन ए पार्टिकुलर डायरेक्शन। जैसे यहाँ पे एक दीवार है और इस पे एक आदमी है, यहाँ से जाके धक्का दे रहा है इसको, तो इस दीवार पे फोर्स लगा रहा है। किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो अगर कोई फोर्स लगा रहा हो किसी एक डायरेक्शन में, एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में, तो उसे हम क्या बोलते हैं? थ्रस्ट, ठीक है। तो थ्रस्ट का कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान है कि पार्टिकुलर डायरेक्शन में अगर कोई फोर्स लगा रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं? थ्रस्ट। और ये हमेशा परपेंडिकुलर लगाया जाता है, ठीक है। परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री एंगल पे, एकदम सीधा, ठीक है। अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है प्रेशर का कॉन्सेप्ट। तो थ्रस्ट और प्रेशर में यही फ़र्क है कि थ्रस्ट एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में लगाया जाता है, पर प्रेशर जो है वो है फोर्स या फिर थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। क्या है? प्रेशर का वैल्यू क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। यानी कि किसी एक गिवन एरिया पे, एक डिफाइंड एरिया पे कितना फोर्स लग रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रेशर। जैसे कि ये पूरा वॉल है, पर इस बार हमें फोर्स पूरे वॉल पे नहीं लगाना, हमें फोर्स सिर्फ एक डिफाइंड एरिया पे लगाना है, इतने छोटे जगह पे इतने पे लगाना है, ठीक है। तो इतने पे फोर्स लगाएंगे हम, तो ये क्या हो जाएगा? फोर्स पर यूनिट एरिया। तो ऐसे केसेस में हम उसको क्या बोलेंगे? प्रेशर। जब एरिया का कॉन्सेप्ट फोर्स के साथ जोड़ दिया जाए तो वो क्या हो जाता है? प्रेशर, ठीक है। इसका यूनिट क्या होता है? तो यूनिट निकालने के लिए मैंने बताया था कि अगर आपको फॉर्मूला पता है तो यूनिट अपने आप निकलता है। तो फॉर्मूला क्या है? थ्रस्ट बाई, तो थ्रस्ट मतलब फोर्स होता है, फोर्स क्या हो गया? न्यूटन। नीचे क्या है? एरिया, एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, तो इसका यूनिट क्या हुआ? न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर -2, न्यूटन मीटर स्क्वायर इसको भी बोला जाता है, ठीक है। न्यूटन मीटर पर स्क्वायर, सॉरी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसको पढ़ा जाता है, ठीक है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माइनस मिसिंग है, ठीक है। तो ये माइनस ये मैं आपको जो नोट्स है उसमें सही कर दूंगा, ये आपके लिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया? न्यूटन माइनस मीटर स्क्वायर, ठीक है। प्रेशर डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर्स। तो प्रेशर 2 फैक्टर पे डिपेंड करता है, ठीक है। सॉरी, उससे पहले भी कुछ है, तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ ताकि साफ साफ आप देख पाए।
एसआई यूनिट तो हमने देख लिया। एसआई यूनिट, ये जो एसआई यूनिट है इसको पास्कल भी बोलते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पास्कल कितना इक्वल होता है तो आप बोल सकते हैं पास्कल इज इक्वल टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। तो प्रेशर जो है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, प्रेशर ज़्यादा होगा या प्रेशर कम होगा या फिर प्रेशर कितना होगा, दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। पहला तो है फोर्स अप्लाइड। तो फोर्स अप्लाइड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर। ठीक है। कैसे? जब भी आप फोर्स बढ़ाओगे तो प्रेशर भी बढ़ेगा। इसका एग्जांपल देखिए कि एक इंजेक्शन है, आपको लग रहा है, ठीक है, दो लोग लगा रहे हैं। एक ये छोटा सा बच्चा है या फिर कोई भी है, ये बहुत धीरे से आपको इंजेक्शन लगा रहा है, यानी कि उस पर फोर्स जो लगा रहा है वो बहुत कम। और एक जो यहाँ पे दूसरा व्यक्ति है वो आपको इंजेक्शन बहुत ज़ोर से लगा रहा है, ठीक है, उस पर फोर्स बहुत ज़्यादा अप्लाई कर रहा है। तो क्या होगा, ये जो इंजेक्शन है अगर बहुत कम फोर्स लग रहा है तो ये इंजेक्शन आपके शरीर के अंदर जाएगा ही नहीं, क्योंकि उतना फोर्स ही नहीं लग रहा है। ठीक है। और ये जो है ये फोर्स इतना लगा दे रहा है कि वो इंजेक्शन पूरा ही घुस जा रहा है आपके शरीर के अंदर। ठीक है। तो जो प्रेशर है वो प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के, यानी कि फोर्स जितना ज़्यादा होगा प्रेशर भी उतना ही ज़्यादा होगा, और फोर्स जितना कम होगा प्रेशर उतना ही कम होगा। ठीक है। तो फोर्स का कॉन्सेप्ट। तो दूसरा क्या है, एरिया ऑफ सरफेस ओवर विच फोर्स एक्ट्स। ठीक है। एरिया ऑफ सरफेस ओवर विच फोर्स एक्ट्स। तो ये क्या है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि आप एरिया को बढ़ाओगे तो फोर्स अपने आप घट जाएगा। एरिया को बढ़ाओगे तो फोर्स घटेगा और एरिया को घटाओगे तो फोर्स बढ़ेगा। यानी कि एरिया को इंक्रीज करोगे तो फोर्स डिक्रीज होगा, और एरिया को डिक्रीज करोगे तो फोर्स जो होगा वो प्रेशर जो होगा वो इंक्रीज होगा। ठीक है। इसको भी एग्जांपल से समझते हैं। आपको लगाना था, मान लीजिए कि 5 न्यूटन का फोर्स लगाना है। ठीक है। 5 न्यूटन का फोर्स कितने एरिया पे लगाना है आपको? पूरे एक दीवार पे लगाना है। पूरे एक दीवार पे 5 न्यूटन का फोर्स लगाना है। तो क्या ये दीवार मूव करेगा? क्या ये दीवार मूव करेगा, आगे की तरफ चलेगा या नहीं चलेगा? ठीक है। 5 न्यूटन का फोर्स लगाना है इस दीवार पे, तो ये दीवार क्या आगे की तरफ मूव करेगा या नहीं करेगा, या फिर ये क्या ये दीवार टूटेगा या नहीं टूटेगा? ठीक है। तो इस बार क्या है, जो फोर्स लगा रहे हैं हम इस पूरे दीवार पे लगा रहे हैं, कितने का फोर्स? 5 न्यूटन का फोर्स। ठीक है। तो ये दीवार मूव नहीं करेगा इस केस में। ठीक है। लेकिन हम और एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें सेम दीवार को रखते हैं और इसमें हम छोटी सी खिड़की बना देते हैं ऐसा। अब इस बार आपको इस दीवार पे नहीं बल्कि इस खिड़की पे फोर्स लगाना है। कहाँ लगाना है? फोर्स खिड़की पे लगाना है। कितना लगाना है? 5 न्यूटन ही, पिछली बार जितना लगाया था उतना ही। तो क्या इस बार ये खिड़की खुलेगी? तो हाँ, ऐसा हो सकता है कि ये खिड़की खुल जाए। अगर 5 न्यूटन का फोर्स काफ़ी है तो क्या है कि उस समय जो आप प्रेशर लगा रहे थे वो पूरे दीवार पे लगा रहे थे, तो प्रेशर क्या हो जा रहा था? कम हो जा रहा था। क्यों? क्योंकि एरिया बहुत ज़्यादा था। इस बार जो प्रेशर है वो बहुत कम है, क्योंकि एरिया को कम कर दिया गया है। ठीक है। इसे हम और भी एक एग्जांपल से समझ सकते हैं, इंजेक्शन वाला एग्जांपल। कोई आपको इंजेक्शन लगा रहा है, ठीक है, पर ये इंजेक्शन का जो ये है ना, ये ऐसा है, ऐसा ही है, ये शार्प नहीं है। तो ये जितने एरिया को आपकी बॉडी को कांटेक्ट करेगा वो इतना ज़्यादा एरिया है। इस पे 5 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है मान लीजिए। तो ये यहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा, या फिर एक और व्यक्ति आपको इंजेक्शन लगाने की कोशिश कर रहा है, इस पे जो है ये नीडल है, बहुत ही पतला इंजेक्शन है, यहाँ भी 5 न्यूटन फोर्स है। तो किस केस में जो है प्रेशर ज़्यादा होगा? यहाँ देखिए, यहाँ क्योंकि एरिया ऑफ कांटेक्ट बहुत ज़्यादा है ना, तो यहाँ क्या होगा, आपको वो प्रेशर फील नहीं होगा, बहुत कम लगेगा आपको, है कि नहीं? पर यहाँ ये जो, क्योंकि ये पतला नीडल है तो प्रेशर यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा होगा। ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जैसे एरिया बढ़ाएंगे वैसे ही प्रेशर कम हो जाता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
कुछ एप्लीकेशन देख लेते हैं कि प्रेशर का अगला जो कॉन्सेप्ट है हमारा वो है बुयंसी का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है बुयंसी का कॉन्सेप्ट। बुयंसी, अब सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि बुयंसी क्या होती है। ठीक है, तो मैं आपको बताऊं पहले कि बुयंसी क्या होता है। ये मान लीजिए ये है पानी, इसमें मान लीजिए हम एक ऑब्जेक्ट रखते हैं, कोई भी एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रख दिया हमने। ठीक है, ये मान लीजिए कि एक बोतल का ढक्कन जो होता है ना बोतल का, वही आपने यहाँ पे रख दिया, मतलब कुछ भी एक ऑब्जेक्ट रख दिया। तो ये क्या होगा कि यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आप रखोगे तो इस पर धरती ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगी, यानी कि अपने तरफ खींचने की कोशिश करेगी। तो धरती जब इसे अपने तरफ खींचने की कोशिश करेगी, यानी कि इस पर फोर्स लगाएगी, तो हमें पता है थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि ईच एंड एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो धरती अगर इस पे फोर्स लगाएगी तो इधर से इसके उल्टा ऑपोजिट भी फोर्स लगेगा। ठीक है, धरती इस पे फोर्स लगाएगी, तो धरती इस पे फोर्स लगाएगी तो क्या होगा, ये फोर्स इस पे लगेगा और ये फोर्स पानी पे लगाएगा। जितना फोर्स धरती इस पे लगाएगी वो फोर्स इस ढक्कन पे लगेगा और ये ढक्कन उतना ही फोर्स पानी पे लगाएगा। तो पानी क्या करेगा, पानी भी उतना ही उल्टा फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में इस पे लगाएगा, है कि नहीं। जितना फोर्स ग्रेविटी के कारण पानी पे लग रहा होगा इस बोतल के ढक्कन से, उतना ही फोर्स पानी भी इस पे उल्टा अपवर्ड डायरेक्शन में लगाएगा। और ये जो फोर्स है ना, जो अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, उल्टा जो पानी लगा रहा है, इस फोर्स को हम कहते हैं बुयंसी। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि बुयंसी क्या होता है। बुयंसी होता है अपवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट व्हेन इमर्ज्ड इनटू फ्लूइड। जब भी हम फ्लूइड में किसी चीज़ को इमर्ज करते हैं तो उस पर जो अपवर्ड फोर्स लगता है, यानी कि ऊपर की तरफ जो फोर्स लगता है, उसे हम बोलते हैं बुयंसी। अपवर्ड फोर्स इट एक्ट्स इन अपवर्ड डायरेक्शन, ये हमने ऑलरेडी देख लिया है। और ये डिपेंड करता है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड पे। डेंसिटी ऑफ फ्लूइड पे, डेंसिटी क्या होता है वो देख लेते हैं। जैसे ये एक मैटर है, इसमें जो इसके पार्टिकल्स हैं ना इतने दूर दूर हैं, तो इसको बोला जाएगा कि इसकी डेंसिटी कम है। अगर इसी पार्टिकल्स को मैं और पास पास कर दूं तो अब बोला जाएगा डेंसिटी ज़्यादा है, और भी ज़्यादा कर दूं तो बोला जाएगा डेंसिटी ज़्यादा है। डेंसिटी का मतलब होता है घनत्व, यानी कि घनापन कितना ज़्यादा है उनके पार्टिकल्स के बीच में। ठीक है, तो डेंसिटी पे डिपेंड करता है कि अपवर्ड फोर्स कितना होगा। ठीक है, अगर डेंसिटी ज़्यादा होगा तो अपवर्ड फोर्स भी ज़्यादा होगा, और डेंसिटी कम होगा तो अपवर्ड फोर्स भी कम होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ऐसे केसेस में कब बॉडी फ्लोट करती है और कब जो है एक ऑब्जेक्ट जो है वो डूब जाता है। तो अगर बुयंसी फोर्स, यानी कि ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे मान लीजिए कि जो अपवर्ड फोर्स है ना, अगर ये ज़्यादा है और ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो लग रहा है ये कम है। ठीक है, अगर बुयंसी फोर्स ज़्यादा है, ऊपर लगने वाला फोर्स ज़्यादा है, तो बॉडी ऊपर की तरफ फ्लोट करती है। ठीक है, अगर बुयंसी फोर्स कम है, यहाँ पे ये मिस्टेक है, ये साइन देखिए ये उल्टा होगा ऐसे। अगर बुयंसी फोर्स कम है, इसे मैं आपके लिए नोट्स में ठीक कर दूंगा। ठीक है, तो अगर ये बुयंसी फोर्स कम है, ठीक है, बुयंसी फोर्स जो है अगर कम है तो बॉडी जो है वो डूब जाएगी। यानी कि बुयंसी फोर्स ज़्यादा है किससे, फोर्स ऑफ ग्रेविटी से, तो वो बॉडी फ्लोट करेगी। और बुयंसी फोर्स अगर कम है किससे, फोर्स ऑफ ग्रेविटी से, तो वो बॉडी डूब जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है डेंसिटी का कॉन्सेप्ट। डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी का जो डेफिनेशन होता है वो होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि पर यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है। ये जो
पर यूनिट वॉल्यूम है, इसके अंदर कितना मास है, 1 kg है, 2 kg है, ठीक है, 3 kg है या 4 kg है। तो पर यूनिट वॉल्यूम में अगर देखा जाए मास, तो उसे हम बोलते हैं डेंसिटी, ठीक है। पर यूनिट वॉल्यूम में अगर मास देखा जाए तो उसे हम बोलते हैं डेंसिटी। जैसे कि ये मान लीजिए 1 यूनिट है वॉल्यूम का। वॉल्यूम मतलब आपको पता है क्या होता है? वॉल्यूम मतलब होता है स्पेस जो ऑक्यूपाई करता है कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट में पूरा जो स्पेस है इतने दूर को हम बोलेंगे इसका वॉल्यूम, ठीक है। तो इस वॉल्यूम में, इतने वॉल्यूम में कितना मास है, ठीक है, कितना मास है, उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे डेंसिटी, ठीक है। तो डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड मास। तो डेंसिटी का अगर हमें एसआई यूनिट निकालना हो तो क्या हो जाएगा? मास ऊपर है, फॉर्मूले में कहाँ है मास? ऊपर, तो क्या हो जाएगा? केजी बाई डेंसिटी मीटर क्यूब। वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है? वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर क्यूब। इस वजह से इसका यूनिट क्या बन जाएगा? केजी पर मीटर क्यूब। और हमें पता है कि केजी पर मीटर क्यूब को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है। अब जो बॉडी सिंक हो रही थी वो डेंसिटी पे भी डिपेंड करती है कि एक बॉडी सिंक करेगी या डूब जाएगी, ठीक है। किसके डेंसिटी पे? जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे रहेगा उसके डेंसिटी पे, और जो पानी यहाँ पे रहेगा उसके डेंसिटी पे, ठीक है। तो अगर डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ज़्यादा हुआ, जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे इसका अगर डेंसिटी ज़्यादा हुआ तो ये ऑब्जेक्ट जो है ये डूब जाएगा, ठीक है। किसके डेंसिटी से ज़्यादा हुआ? पानी के, जो नीचे इसका मीडियम है उसके डेंसिटी से, तो ये ऑब्जेक्ट डूब जाएगा। लेकिन अगर इस ऑब्जेक्ट का डेंसिटी कम हुआ, किसके डेंसिटी से? पानी के डेंसिटी से कम हुआ, तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे फ्लोट करेगा, ठीक है। अगर डेंसिटी ज़्यादा हुआ ऑब्जेक्ट का तो ऑब्जेक्ट डूब जाएगा, अगर डेंसिटी कम हुआ तो ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा। अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है आर्किमेडिस प्रिंसिपल के रिगार्डिंग, ठीक है। तो आर्किमेडिस प्रिंसिपल अभी तक हमने नहीं पढ़ा ना ही सुना, तो पहले मैं बता दूं कि आर्किमेडिस प्रिंसिपल आया क्यों और क्या होता है। तो हमने अभी अभी पढ़ा अपवर्ड फोर्स के बारे में, जिसे हम कहते हैं बुयंसी। यानी कि जब भी हम एक बॉडी को इमर्स करते हैं पानी में तो क्या लगाता है, पानी या किसी फ्लूइड में, तो एक अपवर्ड फोर्स लगाता है। पर ये अपवर्ड फोर्स एक बॉडी लगाता है तो कितना लगाता है, कैसे निकालें? हमें तो पता नहीं है, हमें इसका फॉर्मूला भी नहीं पता कि कैसे निकाला जाता है। तो इसको निकालने के लिए आर्किमेडिस ने एक प्रिंसिपल दिया, ठीक है। तो उन्होंने उस प्रिंसिपल में कहा क्या? उन्होंने कहा कि जब भी एक बॉडी को आप इमर्स करते हो पानी के अंदर, ठीक है, चाहे आप पार्शियली करो या फिर फुल्ली करो, यहाँ तो पूरे इमर्स किया गया है, चाहे आप पार्शियली करो यानी कि थोड़ा सा इमर्स करो, ठीक है। तो या तो पार्शियली इमर्स करो या तो फुल्ली करो, जब भी ऐसा कुछ करते हो आप, जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को पानी के अंदर इमर्स करते हो, फुल्ली या फिर पार्शियली, ठीक है, तो उस पर एक अपवर्ड फोर्स लगता है। ये तो हमने पहले भी पढ़ रखा है, इसको हम क्या बोलते हैं? बुयंसी। वो अपवर्ड फोर्स किसके इक्वल होता है? इन्होंने कहा कि वो अपवर्ड फोर्स वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेड बाई इट के इक्वल होता है, इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाई इट। अब आपको मैं यहाँ पे समझाऊँ, जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इमर्स किया गया है पानी में, तो ये जो ऑब्जेक्ट है जितना जगह इसने ऑक्यूपाई किया है ऐसे करके, इतना ही पानी को भी डिस्प्लेस किया होगा, है कि नहीं? इतना ही पानी को डिस्प्लेस किया होगा। तो जितने पानी इसने डिस्प्लेस किया यानी कि अपने जगह से हटा दिया जितने पानी को, उतना पानी का अगर हम वेट निकाल लें, ठीक है, तो उस वेट के इक्वल ही होता है जो बुयंसी होता है। तो बुयंसी इक्वल किसके होता है? जो भी फ्लूइड जो डिस्प्लेस हुआ है, द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, या फिर द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट को जब हम पानी में डुबोते हैं और वो ऑब्जेक्ट उस पानी में या एयर में, ठीक है, हवा में भी हम बुयंसी निकाल सकते हैं, ठीक है।
तो जब हम एक मीडियम में यानी कि फ्लूइड में जब किसी ऑब्जेक्ट को डुबोते हैं तो वो अपने आसपास के फ्लूइड को डिस्प्लेस करता है, यानी कि अपने जगह से हटाता है। और जितने फ्लूइड को वो डिस्प्लेस करता है उतने फ्लूइड का अगर हम वेट निकाल लें तो उतना ही होता है बुयंसी फोर्स। ठीक है, तो बुयंसी कितना होता है, जितना वेट ऑफ फ्लूइड हम डिस्प्लेस करते हैं। तो ये किसने बताया था, आर्किमेडिस ने बताया था, इसलिए इस प्रिंसिपल का नाम क्या पड़ा, आर्किमेडिस प्रिंसिपल। आगे बढ़ते हैं, अगला है एप्लीकेशन ऑफ आर्किमेडिस प्रिंसिपल। तो 3 एप्लीकेशन है इसके, देख लेते हैं, और भी बहुत सारे एप्लीकेशन है, हमें 3 ही देखने। इट इज़ यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग रिलेटिव डेंसिटी। अभी ये आप पढ़ेंगे, अगले स्लाइड में हम पढ़ेंगे कि रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है। ठीक है, तो इट इज़ यूज्ड फॉर क्या, इट इज़ यूज्ड इन डिटरमाइनिंग रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस। दूसरा, इट इज़ यूज्ड इन डिजाइनिंग शिप्स सबमरीन्स, यानी कि शिप्स जो होती हैं, अब शिप्स और सबमरीन्स में डिफरेंट क्या होता है कि शिप यहाँ पे चलती है और सबमरीन्स इसके अंदर जाती है। इंडियन आर्मी वगैरह बहुत इसको यूज करते हैं सबमरीन्स को, सबमरीन्स वाटर के अंदर जाती है। ठीक है, तो शिप और सबमरीन्स को डिजाइन करने में काम आता है। तीसरा, हाइड्रोमीटर और लेक्टोमीटर जैसे इंस्ट्रूमेंट बनाने में भी काम आता है, हाइड्रोमीटर और लेक्टोमीटर। हाइड्रोमीटर पानी के जांच से रिलेटेड करता है, यानी कि पानी की प्योरिटी को चेक करता है। ठीक है, और लेक्टोमीटर दूध की प्योरिटी को चेक करने के काम आता है। आगे बढ़ते हैं, आगे जो कॉन्सेप्ट है ये है रिलेटिव डेंसिटी। अब रिलेटिव डेंसिटी का मतलब क्या है, साफ साफ मतलब है कि रेशियो ऑफ डेंसिटी, रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस टू डेट ऑफ डेंसिटी ऑफ वाटर। इसका मतलब क्या हुआ, डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस ऊपर लिखो और डेंसिटी ऑफ वाटर नीचे लिखो, तो ये क्या बन गया, ये बन गया रिलेटिव डेंसिटी। क्योंकि रेशियो को हमें पता है कैसे लिखा जाता है, रेशियो में एक यूनिट ऊपर लिखा जाता है और दूसरा यूनिट नीचे लिखा जाता है। तो क्या हो गया, अगर सब्सटेंस का जो डेंसिटी है उसको ऊपर लिखो और नीचे डेंसिटी ऑफ वाटर लिखो तो वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है रिलेटिव डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी क्या है, रेशियो ऑफ ए सब्सटेंस, रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस टू डेट ऑफ डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, ये रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, यानी कि ये ऊपर लिखना है और ये नीचे लिखना है। इसका कोई यूनिट नहीं होता, क्यों नहीं होता, क्योंकि ये एक रेशियो है और रेशियो में एक चीज़ ऊपर और एक चीज़ नीचे लिखी जाती है। तो मान लीजिए कि रिलेटिव डेंसिटी किसी चीज़ का है, उसका यूनिट यहाँ पे कुछ भी डाल दें, आप यूनिट डाल देते हैं, तो नीचे जो होगा उसका भी यूनिट होगा, तो यूनिट क्या हो जाएगा, ये यूनिट और ये यूनिट हो जाएगा कैंसिल। इसलिए रेशियो के केस में रेशियो का कभी भी कोई यूनिट नहीं होता है। डेंसिटी ऑफ वाटर की बात हुई है तो वो भी जान लेते हैं कि डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होता है। डेंसिटी ऑफ वाटर होता है 10 क्यूब kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, 10 क्यूब kg पर मीटर क्यूब, ये आप याद रख सकते हैं या फिर ज़्यादातर सवालों में ये दिया भी गया रहता है। ओके, तो ख़त्म करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसके जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी पे भी न्यूमेरिकल्स हैं बहुत सारे, तो इनके जो न्यूमेरिकल्स हैं ना रिलेटिव डेंसिटी के, तो मान लीजिए कि आपको दिया गया है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस और डेंसिटी ऑफ वाटर, तो रिलेटिव डेंसिटी निकालना कितना आसान हो गया, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस को ऊपर लिखिएगा और उसके नीचे डेंसिटी ऑफ वाटर लिखिएगा तो निकल जाएगा। इस फॉर्मूले के यूज करके हम डेंसिटी के सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल्स और न्यूमेरिकल्स के सवाल अभी हम नहीं कर रहे हैं। एग्जाम्पल्स जो भी थे बेसिक एग्जाम्पल्स वो हमने कर लिए, पर जो एग्जाम्पल्स बहुत कॉम्प्लेक्स हैं और जो न्यूमेरिकल्स बुक्स के हैं, तो बुक्स के जो न्यूमेरिकल्स हैं ना उनके साथ हम एग्जाम्पल्स को भी इंक्लूड करके एक एक्स्ट्रा वीडियो लाएंगे आपके लिए, जिसमें बहुत डिटेल में समझाया जाएगा
आपको हर एक माइन्यूट डिटेल समझाया जाएगा कि ये एग्जाम्पल्स कैसे बनाने हैं और न्यूमेरिकल्स, ताकि आपको एग्जाम्पल्स और न्यूमेरिकल्स में कभी भी कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, इस तरह से इसे डिज़ाइन किया जाएगा कि आपको एग्जाम्पल करने में और न्यूमेरिकल करने में कभी भी कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो उसे हम अगले वीडियो लेक्चर में ज़रूर आपके सामने लाएंगे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, सब्सक्राइब करना ही काफ़ी नहीं होता। सब्सक्राइब करने के बाद आपको जो बेल आइकन है ना, जो घंटी बनी हुई है साथ में, उसको भी प्रेस करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप उसको प्रेस नहीं करेंगे तो जो वीडियो हम बना के अपलोड करेंगे वो वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास नहीं पहुंचेगा, तो आपको पता नहीं चलेगा कि हमने कोई वीडियो अपलोड किया है। ठीक है, इसलिए आपको सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना चाहिए।